हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज का कार्यक्रम ज़रा अलग है। आज मेरे साथ दो गेस्ट हैं और इशू भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा देश कोरोना की महामारी में एक तरह से त्राही में है और हर तरफ से मरने की खबरें आ रही हैं। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती दिखाई दे रही है। बीते दिनों देश में 3,10,580 लोगों में कोरोना के केस सामने आए। ये आंकड़ा बीते 25 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 20 अप्रैल को 2,94,378 नए मरीजों की पहचान हुई थी। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। देश में शनिवार को, जो अभी शनिवार था 2 दिन पहले, उसमें कोरोना की वजह से 4,075 लोगों की जान गई। ये मई में छठी बार है जब एक दिन में 4,000 से ज़्यादा मरीजों की मौतें हुई हैं। राहत की बात यह भी है कि कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। बीते दिनों कुल 3,62,367 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 55,931 की कमी आई है। ये इस साल एक्टिव केस में होने वाली सबसे बड़ी गिरावट है। देश की तमाम समस्याओं का सामना करने में एनजीओज का एक अहम रोल अदा रहता है। इसी तरह से इस महामारी को मात देने के लिए भी कई एनजीओ सामने आई हैं। आज अपने इस कार्यक्रम में एक ऐसी ही संस्था एनजीओ से मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूं, रूबरू करा रहा हूं, जिन्होंने अब तक हजारों लोगों की मदद करने में कामयाबी पाई है और उनकी फ्री सेवा आज भी जारी है। कैरियर आशा नाम की इस एनजीओ ने 28 अप्रैल से 24 घंटे मोर्चा संभाला हुआ है। आइए आज मैं आपको मुलाकात कराता हूं कैरियर आशा के फाउंडर आमिर रिजवी से और इसके प्रोजेक्ट मैनेजर विशाल से, जो इसमें दिन रात काम कर रहे हैं। वेलकम है आमिर रिजवी साहब और विशाल साहब, आपने हमें वक्त दिया और ये काम जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं ये बहुत ही एप्रिशिएबल है। आप ये बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई आखिर, ऐसे में जबकि लोग कोरोना से अपने घर में कोई बीमार हो जाता है तो उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, आप इन मरीजों के नज़दीक जाकर के इलाज करने या उनके घर के लोगों को सपोर्ट करने का तरीका आपने क्या निकाला है? शुरुआत तो बहुत दिलचस्प हुई। इसमें हम लोग काफ़ी पहले से सोच रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे हर्डल्स थे। हमको एक जगह की तलाश थी, जो कई जगह हम लोगों ने कोशिश की और वो जगह हमने नहीं मिल पाई। आखिर में हमें एक जगह मिली और साथ में हमारे विशाल, जो हम इसको पूरी तरह से जिसे कहा जाए इस प्रोजेक्ट को लीड किया इन्होंने शुरू से। इन्होंने अकेले उससे शुरुआत की थी, 2-3 डॉक्टरों से इन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद हमारा सिलसिला बढ़ता चला गया और हमको जो है एक प्लेस मिल गया। और उसके बाद इस वक्त जो है बाय गॉड ग्रेस कि हमारे पास 60 से ज़्यादा डॉक्टर्स का पैनल है और ये दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया। ये हम अपने इस स्क्रीन पर इनका नंबर भी हम दिखा रहे हैं, जिससे कि आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके यहाँ कोई कोरोना का मरीज़ है। अब इस वक्त आप किस तरह से मदद कर रहे हैं? क्या आप फिज़िकली जा कर के कोई मदद करते हैं या किस तरह से डॉक्टर्स की मदद लोगों तक कैसे पहुँचा रहे हैं? हमारा जो है बेसिक जो है वो 3 या 4 काम है। सबसे पहले हमारे पास जो हमने नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया तमाम सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से, उससे कॉल आई। सबसे पहले तो हम अपने हमारे जो भी कॉल्स आती है, जो भी मरीज़ पेशेंट कहें, उसकी कॉल को हम पहले रिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास हम लोगों ने कई सारे जो है टेलीकॉलर रखे जो उसी मेडिकल फील्ड से थे और कुछ जो नहीं थे उनको हमने ट्रेनिंग दिलवाई डॉक्टर से। बेसिक सिम्टम्स और सारी चीज़ें, यानी उनका टेस्ट हुआ है कि नहीं, RT-PCR, उनका BP है, शुगर है, बेसिक प्रीवियस हिस्ट्री लेने के बाद फिर हमारे पास जो डॉक्टर्स रहते थे उनको हम कॉल फॉरवर्ड कर देते थे। न सिर्फ कॉल फॉरवर्ड करते थे बल्कि उनके तमाम जो बेसिक प्रिस्क्रिप्शन थे उसको व्हाट्सएप करते थे और उसके बाद उसकी एक्सपर्ट राय रहती थी हमारे डॉक्टर्स की। कभी कभी डॉक्टर्स जब कहते थे कि उसको जो है हॉस्पिटलाइज करना है तो हमारा ये नेक्स्ट कोर ऑफ एक्शन होता था कि हम उनके लिए दिल्ली NCR, न सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर हमने बेड के इंतज़ाम कराए।
कहाँ हॉस्पिटल में खाली है बेड वहाँ किए। और दिल्ली एनसीआर में हमारे ख़ास तौर से विशाल जो हमारे प्रोजेक्ट लीडर थे, उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई भी घर घर जा कर के, जहाँ जो क्रिटिकल पेशेंट था उसके लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस भी बनाई और रेडी टू मूव कहीं भी दिल्ली एनसीआर में जब भी होती थे हम लोग जाने के लिए रहते थे। उसके साथ साथ हमने प्लाज्मा का मैनेज किया और काफ़ी हद तक हम लोगों ने जो है कुछ मेडिसिन्स वगैरह जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी और कुछ इंजेक्शन के भी लोगों तक मुहैया कराए। विशाल, आप बताइए कि आपने देखिए इस उम्र में आप बिल्कुल नौजवान हैं और आमतौर पर ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जिस तरह से आदमी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहता है उसमें प्रिकॉशंस भी लेता है, बचना भी चाहता है, ज़िंदगी बचाना चाहता है, वो बहुत ही नेचुरल है। तो आप इस किस्म के रिस्की काम में, जिसमें एक ऐसा हाइप एक तरह से मीडिया ने बनाया हुआ है, जैसे आप अगर हवा से भी उधर से गुजर के आ जाएगी तो शायद हम मर जाएंगे, ऐसी हालत में आपने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से अपने आप इसमें आप आगे बढ़े, किस चीज़ ने आपको हिम्मत दी इस काम को करने के लिए? देखिए, बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, लोगों के अंदर डर ज़्यादा बड़ा है। हाँ। डर ज़्यादा फैला हुआ है, डर से लोग ज़्यादा परेशान हैं। अगर वो घर में भी थोड़े से भी बीमार हो रहे हैं तो वो डर रहे हैं कि हमें कोरोना ही हो गया। अगर उन्हें नॉर्मल नज़ला खांसी हो रहा है तब भी डर रहे हैं हमें कोरोना हो गया। इसलिए हमने डॉक्टर्स को जोड़ा ताकि लोगों की परेशानियों का हम हल निकाल सकें। अगर वो छोटे से भी नज़ला हो रहा था, ज़रूरी नहीं उन्हें कोरोना हो रहा है, तो हम डॉक्टर्स की टीम हमने तैयार करी। वो डॉक्टर्स उनको सलाह देते थे कि ज़रूरी नहीं आपको ये कोरोना है, आप ये मेडिसिन लीजिए, इससे भी आप सही हो जाएंगे। और ये रिस्क इसलिए मैंने लिया क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगर डॉक्टर्स को ढूंढना है, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, उन्हें अपनी रिपोर्ट चेक करानी है, उन्हें नहीं चेक करा पा रहे थे। तो इसलिए हमने सोचा हमें ही कुछ करना चाहिए आगे बढ़कर। कुछ डॉक्टर सपोर्ट में थे, उन डॉक्टर्स से हमने बात करी, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, हमारा आप नंबर शेयर कीजिए। हम डायरेक्ट पेशेंट को नंबर देते थे, डॉक्टर्स व्हाट्सएप के ज़रिए उनकी रिपोर्ट भी चेक करते थे, कॉल भी करते थे, मेडिसिन भी बताते थे। अच्छा रिजवी साहब, आप बताइए कि देखिए ये काम नो डाउट इसमें एक गैर मामूली किस्म का सेटिस्फेक्शन भी होता है कि जब आप किसी की जान बचाते हैं। और ख़ास तौर पे मैंने देखा है, और अब भी इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए जब कहीं अचानक ज़रूरत होती है और उन्हें नहीं मिलता और उनका पेशेंट जो है वो ज़िंदगी मौत के जंग में जद्दोजहद में होता है, उस वक्त अगर उसको कोई आप जैसा कोई भी NGO या कोई भी ले जा कर के सिलेंडर मुहैया कर दे और तो उससे उसकी जान बचती है। आपको इस काम में कैसा महसूस हो रहा है? क्या पब्लिक रिएक्शन कैसा है? लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आपके काम? नहीं, लोग तो अप्रिशिएट कर रहे हैं इसमें, और अप्रिशिएट ना सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं बल्कि उन लोगों ने हर तरह से हमारे हौसला इस वक्त, ख़ासतौर से इस वक्त हम तो ये कहेंगे कि फ़िनांशियल से ज़्यादा हम लोगों का जो हौसला जिन लोगों ने बढ़ाया है उनको हम बहुत ज़्यादा जो है उनका हम शुक्रगुज़ार हैं। और इस काम में हम आप 2-3 नाम ज़रूर है जिसको बिना ये हमारी जो मुहिम है वो इनकम्प्लीट रहती। ख़ास तौर से पहले तो हम एक खुश्तर साहब का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने हमको इतनी अच्छी जगह मुहैया कराई। कोटला में मयूर विहार में हमारा सेंटर इस्टेब्लिश हुआ। दिल्ली में किस जगह है आप थोड़ा सा? जी, मयूर विहार कोटला में हमारा है सेंटर, जो राउंड द क्लॉक हम लोगों ने जो कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किया है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़े जो मसीहा की तरह जिसे कहा जाए या एक फरिश्ते की तरह, वो हरमनजीत साहब थे। ये गुरुद्वारा जो है राजौरी गार्डन के प्रधान हैं, हेड हैं। उन्होंने जब हमारी सेवा देखी या हमारी सर्विस देखी, जो अपने ज़बान में सेवा कहते हैं, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट डे 1 से हमको सिलेंडर देना शुरू किया। उस वक्त दिया जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी और लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते थे और रात रात भर लगाते थे। उन्होंने हमारी सेवा को देख करके, हमारी सर्विस को देख करके, न सिर्फ उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर दिया बल्कि आधी रात में भी कई बार हमने वहाँ जा कर के मांगा तो उन्होंने अपनी तरफ से भी दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने भरवाएँ, क्योंकि जहाँ उनका सिलेंडर भरने आता था मेरा सिलेंडर भर के आता था और हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और उन्होंने अपने भी पेशेंट इस मुहिम में, हमारे पास आयरलैंड, UK, कनाडा, US सब जगह से हमारे पास कॉल आई। तो उनका बड़ा मतलब, यानी पेशेंट सब वहाँ भी अटेंड कर रहे हैं? वहाँ के परिजन, उनके जो अच्छा। रिश्तेदार वगैरह रहते थे इंडियंस कि भाई मेरा बच्चा ये है या मेरे बेटा वहाँ से कहता था मेरे फादर यहाँ है, उसको देख लीजिए। आपने क्या नाम बताया उनका सरदार जी का? हरमनजीत सिंह। हरमनजीत सिंह। देखिए मैं इस बीच में बात आगे बढ़ाने से पहले हरमनजीत सिंह साहब की जो बाइट है वो आप सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं इस कैरियर आशा के बारे में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, मैं पहले तो ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कि मैं गुरुद्वारे का प्रधान हरमनजीत सिंह रजौरी गार्डन सिंह सभा का बोल रहा हूँ। मैं ना अपने
मेरे मित्र डॉक्टर मित्र बन गए हैं जो, वो मेरे पास आए थे, जो कि आशा कोविड हेल्पलाइन के लोग हैं। तो मैंने देखा कि ये लोग तो बिल्कुल सच्ची सुच्ची सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे से इन्होंने अच्छी तरीके से बातचीत की। तो इन्होंने बताया कि हम ना फ्री, कोई आपके मरीज़ हैं तो हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको रूम दिलाने में हेल्प करते हैं, प्लाज्मा में करते हैं, और भी इन्होंने 2-4 चीज़ों में जो भी जैसे कोविड के पेशेंट थे उनकी हेल्प करते हैं। तो मेरा तो ना, हम आगे ऑलरेडी ना डिस्पेंसरी चला रहे हैं जो हमारे पास ना राउंड अबाउट 250 से 300 OPD है। हमारा डायलिसिस चलता है, डायलिसिस की हमारी 9 मशीनें हैं, और अपना ये कैटरी के ऑपरेशन का भी है हमारे पास, और हम दवाई भी फ्री करते हैं, देते हैं डिस्पेंसरी में अपनी। तो मैंने देखा कि ये बड़े मतलब नेक और बड़ी अच्छी इन्होंने मेरे से बात की कि हम ना सारा इनको कंसल्टेंटली जो देंगे वो फ्री देंगे, बिल्कुल कोई भी हमारे पास आएगा। तो मैंने कुछ जो मेरे जिनको कमरा नहीं मिल रहा था, जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत थी, या जिनको कोई और हेल्पलाइन की ज़रूरत थी, या कोई बीमार है, उस दिन हमारे एक यहाँ पर हमारी लाइक छोटी सिस्टर ही है, उनके पेट में गैस आ गई, तो उन्होंने फिर इंतज़ाम करा के दिया सारा, और रात को बहुत दर्द हो रही थी उनके पेट में। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये ना एक बड़े नेक और डॉक्टर अमीक हैं जो मिले। फिर इनको कोई भी ज़रूरत पड़ी ना हमारे से, सिलेंडर की आधी रात को भी पड़ी, इन्होंने कोई, क्योंकि मैंने देख लिया इनकी भावना जो है ना, सेवा वाली भावना है, तो ऐसे लोग मिलते कम हैं। तो एक दिन रात को मेरे को 11 साढ़े 11 बजे इनका फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे हमारे को सिलेंडर चाहिए। तो हम यहाँ पर हमने ऑक्सीजन की हमने लंगर ही लगा रखा है, जैसे हम खाने का लंगर लगाते हैं ना, ऐसे ही हमने फ्री ऑक्सीजन देते हैं, जितनी भी रात को सुबह कैसे भी ज़रूरत हो। तो इन्होंने मेरे से बात की कि मेरे को वो चाहिए, मैंने कहा जी ले लो, एक चाहिए 2 चाहिए सिलेंडर, इनमें 2 सिलेंडर लेके फिर एक दिन आए, 1 चाहिए था, फिर एक दिन। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब भी इन्होंने की डिमांड की तो हमने उनकी ना बिल्कुल ऐसे की है कि ना, क्योंकि ये भी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे लोग ना जो है ना गरीब नवाज लोग, वो कम ही नज़र आते हैं, और डॉक्टर गरीब नवाज हो जाए तो मरीज़ वैसे ही ठीक हो जाता है। तो इन्होंने मेरा ख्याल है कि मैंने 100 से ऊपर इनको पेशेंट की रिकमेंड करने किया, या इन्होंने उनको अच्छी तरीके से बुला के अपना सारा चीज़ देखी है, और मैं इनका बहुत आभारी हूँ आशा कोविड हेल्पलाइन का, और उसमें डॉक्टर अमीक जो है, खास करके मेरे मतलब दिल से मेरे ये मित्र भी बन गए हैं। मैं इनका बहुत आभारी हूँ, और परमात्मा करे ये ऐसी सेवा करते रहें, और ये सेवा भावना जो होती है वो इंसान को ना बड़ा ऊंचा उठाती है, दिल में सेटिस्फेक्शन होती है। जैसे हम जो सेवा करते हैं, मेरे को दिल से सेटिस्फेक्शन होती है, ये काम किसी का हो गया। ऐसे ही मेरे को ये भी मेरे जैसे ही मेरे को मिले हैं। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप बताइए कि आखिर अब आगे क्या? अब तक आप तकरीबन कितने पेशेंट्स को अटेंड कर चुके, और अभी फ्लो ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स कैसा है आपके यहाँ? कितने लोग तकरीबन, अगर ये कहा जाए कि हर 24 घंटे में या हर दिन तकरीबन आपके सुपरविज़न में या आपके डॉक्टर्स के सुपरविज़न में तकरीबन कितने पेशेंट्स हैं आपके? ये सिर्फ दिल्ली की तक तो महदूद नहीं है, चूँकि टेलीफोन के ज़रिए लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अभी शुरू में इधर तो कुछ हालात बेहतर हुए हैं, दिल्ली NCR के ख़ास तौर से। उससे पहले करीब एवरेज 500 कॉल्स हमारे पास पर डे आती थी, जिसमें हम वेंटिलेटर का तो बहुत मुश्किल हो पाता था बेड मैनेज करना, लेकिन हम लोग ICU करीब 5-7 बेड और ऑक्सीजन वाले तो करीब 20 से लेकर के ज़्यादा ही तादाद में हम डेली मैनेज कर ले जाते थे। उसके साथ साथ और नॉर्मल बेड्स तो मतलब काफ़ी जो सिंपल सर्दी खांसी ज़ुकाम के जिस तरह से वैसाल ने बताया, इसमें यह भी एक बहुत बड़ी खामी रही, जिस तरह से लोग डरे हुए थे कि लोग हॉस्पिटल या क्लिनिक तक नहीं जाना चाह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से कोरोना फैल जाए। तो इसमें मेरी टेली कंसल्टेंसी जो होती थी वो बड़ी काम आती थी, और जब कभी बहुत पेशेंट क्रिटिकल हो जाता था तो हम लोगों ने वीडियो कॉल भी कराई है। ये टेली कंसल्टेंसी अब भी जारी है? अब भी जारी है हमारी अब तो मोर देन, वो हल्का सा कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि थी आपने कहा, तो वो बहरहाल अभी मुसलसल जारी है। वो थी इसलिए कह रहे हैं कि शुरू में बहुत ज़्यादा अब निस्बतन लोग थोड़ा सा कम है, लेकिन बहरहाल उस कम तादाद होते हुए भी कोई एक इंसान भी अगर उसकी ज़िंदगी बचने में आप लोग मदद कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा काम है। अब मुझे ये बताइए कि
आप आने वाले वक्त में और आगे इसे कब तक जारी रखेंगे, क्या लगता है? अब तक बहुत कुछ आप समझ चुके होंगे, कहीं कहीं बहुत सी चीज़ें आपने सीखी भी होंगी। स्ट्रेटजी बनाने में जाहिर है तजर्बात जो है वो ज़्यादा काम आते हैं। अब आपको क्या लगता है आगे क्या, किस तरह से आप चलेंगे? देखिए, अब तो दिल्ली एनसीआर या बड़े शहरों में कम, अब ये रुख जो है कोरोना का कहीं ना कहीं गांव की तरफ कर रहा है। वो और ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि वहाँ के डॉक्टर भी नीम हकीम ख़तरे जान है, प्रॉपर मेडिकल वहाँ जो है बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, ये कह सकते हैं। तो अब हमारी कोशिश है कि आपके भी चैनल के माध्यम से और तमाम दूसरे जो है प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया, उसके माध्यम से कि हमारा नंबर ज़्यादा दूर से दूर तक जाए और लोगों तक पहुँचे, ताकि हम गाँव में जो है जो भी कॉल्स आ सके हम उसको अटेंड कर सकें और कम से कम मेडिकल कंसल्टेंसी जो हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि वहाँ तक पहुँचा सकें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि ये नंबर अपने पास ज़रूर लिख करके रख लें, ताकि किसी और को भी अगर बाद में भी इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप किसी को मदद करना चाहते हैं, तो अगर सही वक्त पर नंबर भी लोगों तक पहुँच जाए तो वो भी एक मदद होती है। जिसके हाथ में जो भी कुछ हो सकता है मदद करें, और ख़ास तौर पर ये जो डर है, खौफ है, इससे निकलने की ज़रूरत है। जिस तरह से विशाल ने बताया कि बहुत से लोग खांसी नज़ले के उसमें भी डर जाते हैं कि शायद मुझे कोरोना तो नहीं है। तो बहरहाल जो नॉर्मल दुनिया थी अब से पहले, कोरोना से पहले, उस तरह से आज भी लोग मरीज होते हैं, पहले भी होते थे। तो ये मिसकंसेप्शन जो ये नैरेटिव बन रहा है, उससे भी बाहर रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहते हुए एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। डरे नहीं और इसका मजबूती से मुकाबला करें और सही जगह से मदद लें। कोई ख़ास मैसेज आप आखिर में देना चाहें लोगों को? कुछ एक दो केस डिस्कस करना चाहेंगे विशाल, जिस तरह से आपने बताइए। मदद की वो बताएं। कॉल असल में जो कॉल आती थी हमारे पास, तो नॉर्मली कॉल आती कि अब बीमार हैं। सबसे पहले बताया मैंने आपको कि नॉर्मल भी बीमार है तो वो परेशान रहते थे। तो बाकी केस का ऐसा था कि लोग घर में हैं, ठीक ठाक है, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो उनको बताते हैं किस तरीके से ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ सकता है, आप कैसे ऑक्सीजन लगाइए, किस तरीके से सिलेंडर का यूज़ कीजिए। तो ये सब जानकारी हम ज़्यादातर देते थे पेशेंट को। तो कुछ खास आप अगर और बताना चाहें पेशेंट? एक दो इन्होंने मतलब हम लोगों ने, हमारी टीम ने बहुत अच्छी मदद की कई मुख्तलिफ जगह पे, ना पेशेंट का नाम लिया जाए बेहतर है ना जगह का, कि कई जगह ऐसा रहा कि जैसे मान लिया एक पेशेंट अकेला है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, और मतलब बच्चों को भी कहीं पहुंचा दिया है, बीवी अकेले संभाल रही है, और थर्ड फ्लोर दिल्ली के इस तरह के मकानात होते हैं। तो शुरू में हम लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई किया, उसके बाद जब देखा कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है तो हमारी टीम खुद जा करके उनको अपने हाथ से उतार करके ना सिर्फ एडमिशन कराया बल्कि उसकी अभी तक मॉनिटर कर रहे हैं। इस तरह के तमाम केसेस भी है जिसको हम लोगों ने इंडिविजुअल जा करके मदद की है। इसी तरह हम लोगों ने ऑक्सीजन में कि हम लोग 12 बजे रात में आ रहे थे और कॉल आई एक जहाँ से नजफगढ़ से कि भाई एक किसी यंग बंदे का 33 ईयर्स ओल्ड का जो है ऑक्सीजन लेवल 65, तो हमारी टीम 12 बजे रात में वहाँ मूव कर गई, हमारे दूसरे मेंबर वहाँ जाकर, और 3 दिन बाद पता चला जबकि हमने सिलेंडर दिया और पूरी किट के साथ, और कि वो बंदा ठीक हो गया। तो इस तरह की बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई इस तरह के क्रूशियल मोमेंट पे हम बचाने में कामयाब रहे। इस तरह के काफ़ी केसेस आए जो हम एक दो ही यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बहरहाल बहुत ही अप्रिशिएबल काम है कि बग़ैर किसी ज़ाती लालच के लोगों की मदद करना, उनकी जान बचाना। और मैं फिर दर्शकों से कहूँगा कि आम तौर पर जो लोगों के अंदर डर है उसको एक दूसरे को डर से बचाने की बात भी करें, हिम्मत बनाएं और सही तरीके से मदद करें। और जिस तरह से कैरियर आशा अपने तरीके से काम कर रहा है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। और इस किस्म की जितने भी NGOs हैं उनकी भी मदद करें और उनसे मदद हासिल करने का भी अपने अंदर एक तरह से मैकेनिज़्म बनाएं। और लोगों में जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जागरूकता ही एक तरह से बचाव है, इससे बचने की ज़रूरत है। बहुत से लोग जो बहुत छोटी सी किसी प्रॉब्लम की वजह से अस्पताल के बाहर सड़कों पे बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं, अगर वो अपने घर पर ही रह करके ऑक्सीजन लगा करके बेहतर हो सकें तो उसकी भी कोशिश करनी चाहिए और इस डर से बहरहाल निकलने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर रिजवी साहब, कुछ और कहना चाहिए? जी, आखिर में मैसेज देना चाहेंगे कि आप पैनिक ना हो इसमें, और जैसे ही सर्दी खांसी ज़ुकाम होती है इसको आप हल्के में ना लें। जब भी हो, मतलब जिस स्टेज पे जितनी जल्दी आपको पता चल जाएगा उतने दूर आप हॉस्पिटल से और दुनिया भर की और जो दुश्वारियाँ हो सकती है उससे बच सकते हैं। फर्स्ट स्टेज पे भी आप कोशिश करिए कि आप जो है आपका क्योर हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो,
बाहर ना निकलिए, घर में रहिए, दूरी बनाए रखिए, जिस तरह से गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की उसको फॉलो कीजिए और पैनिक ना हो एक दूसरे का जो है, ख़ास तौर से जिस तरह से कहा जा रहा है कि एकदम लोग छोटी छोटी बातों पे ख़ास अपना जो है पेशेंस जो है गंवा देते हैं और एकदम समझ में नहीं आता है, और जिसे कहा जाए उस तरह की पैनिक ना हो और आराम से आप अपने हमारे हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास इस वक्त मोर देन 60 डॉक्टर्स, 65 डॉक्टर्स की टीम है। आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं और ख़ास तौर से हम गांव के और छोटी छोटी जगहों के लिए जो है हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, किसी तरह की कोई हो तो आप बेझिझक 24 घंटे में कभी भी हमारे इन चारों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल, आप भी कुछ कहना बहुत चाहेंगे? शुक्रिया। बस बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ये एक बहुत ही एक तरह से जिसे कहते हैं ना पुण्य का काम है कि एक दूसरे को मदद करें, इंसानियत बाकी रहे। और आपने देखा कि इस इंसानियत में, इस माहौल में जहां चारों तरफ नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस नफ़रत को दबाने के लिए, मोहब्बतें बढ़ाने के लिए, बग़ैर किसी का मज़हब पूछे हुए उसकी मदद करने के लिए इस किस्म की NGOs जो काम कर रही हैं, ये बहुत ही अप्रिशिएबल है, बहुत ही इसकी सराहना की जानी चाहिए। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।